Hello guys, this is Krishna and welcome back to my channel again. Today we are going to start with the salient features of the Indian society, which is a very important part of the GS1 paper of UPSC main syllabus, right? What we are going to say in this particular video is all about the society, the characteristics of the Indian society, the features of the Indian society. In features, we are going to discuss caste system, kinship, marriage, family system, right? And also we are going to see the changes in the caste system, factors affecting the changes in the caste system, right? So we are going to cover all the things, all the dimensions which actually requires to write a very good answers of Indian society, right? So we are, without taking much time, we are going to just begin with this beautiful PDF, that is the salient features of the Indian society, राइट. सो आज हम इंडियन सोसाइटी का ही शुरुआत करने जा रहे हैं. तो उसका बहुत ही पहला ही टॉपिक जो होता है वो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी है. एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से हम इंडियन सोसाइटी शुरू कर रहे हैं. विद इन 2 और 3 डेज़ हम ये पूरा इंडियन सोसाइटी का जितना भी सिलेबस है यूपीएससी मेंस में, ठीक है, जो ऑफिशियली मेंशनड है, उसका कवरेज करने जा रहे हैं पूरी इंडियन सोसाइटी विद इन 2 और 3 डेज़. और अगर आप ये लेक्चर देखते हैं, ठीक है, जितना भी टॉपिक मतलब मेंशन है वो मैं कराऊंगा ही. अगर आप पूरा लेक्चर देखते हैं, ठीक है, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, लाइक इंडियन सोसाइटी से, ठीक, वहाँ का कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो आपको इस पीडीएफ से कवर ना हो जाए. जितना भी लेक्चर होगा आप लेक्चर देखिए, क्वेश्चन कैसा भी आया होगा सारे डायमेंशंस आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है. तो इस तरह की पीडीएफ तैयार की गई है और देखेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतलब आपका जितना कुछ भी क्वेश्चन आया होगा आप लिखने के योग्य हो जाएंगे. आपके पास पर्याप्त, मोर देन सफिशेंट वाला, मोर देन इनफ वाली कंडीशन आ जाएगी कि आपके पास इतना कंटेंट होगा, ठीक है, आप लिख सकेंगे आराम से. तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ज़्यादा बात ना करते हुए इसे शुरुआत करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक. तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी में पहली चीज़ जो देखने जा रहे हैं वो है सोसाइटी के बारे में. एक्चुअली सोसाइटी क्या है? सोसाइटी, जैसा कि हमें पता है, हिंदी में इसे समाज बोलते हैं. सोसाइटी इज़ द पैटर्न ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म्ड थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है. सोसाइटी इज़ अ पैटर्न ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स. अब आप एक चीज़ बताइए, आप एक घर में रहते हैं, ठीक, अपने घर की एग्जांपल ले लीजिएगा. आप जिस घर में रहते हैं वहाँ आपके मम्मी पापा, भाई बहन, अगर बड़ा भाई है तो भाभी हैं, मान लीजिए उनके लड़के हैं, ठीक है. तो इस तरह से जो आपकी फैमिली है, क्या आप अपनी फैमिली को सोसाइटी बोलते हैं? नहीं, क्योंकि फैमिली एक यूनिट कहलाती है, यूनिट. और जब ग्रुप्स ऑफ यूनिट कंबाइंड फॉर्म में आते हैं तो उन्हें हम सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है. सोसाइटी एक प्रकार से सोशल रिलेशनशिप्स है, जो सामाजिक संबंध इंसान स्थापित करता है, वो सोसाइटी कहलाता है, ठीक है. वो कैसा होगा? जब आप इंटरेक्ट्स होंगे, ठीक है. आप कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक्चुअली, कि आपका परिवार है, ठीक है, आपको इनविटेशन आया है शादी के लिए, ठीक. वो सब परिवार सहित वाला जो इनविटेशन आता है उसकी बात कर रहे हैं. तो अब आप सब लोग वहाँ जाते हैं, तो जिनके यहाँ एक्चुअली शादी है तो उनके भी और भी रिलेटिव्स आए होंगे, ठीक, उनके और जानने वाले आए होंगे. जब आप वहाँ पे जाते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तब क्या होता है, एक प्रकार से आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है. वहाँ पे आप जानते हो एक दूसरे के बारे में, ठीक है. तो वहाँ पे जिस तरह का वो गैदरिंग होती है, ठीक, सोशल गैदरिंग जो हो रही है, अब वहाँ पे एक प्रकार से इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, मतलब आपके विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है. अब किसी के विचार मिलते हैं तो अच्छे दोस्त बन जाते हैं. इस तरह से सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही हैं वो ओवरऑल सोसाइटी कहलाती हैं, ठीक है. अब आप एक परिवार है, आपका एक गांव है, ठीक है. गांव में जब सोसाइटीज़ आती हैं तो वो किसी एक परिवार की बात नहीं होती है, बहुत सारे लोग आते हैं. जब वो बैठते हैं अपने, मतलब अपने रिलेशंस जो है उसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, तब जाकर वो सोसाइटी को स्थापित करती है, ठीक है. तो सोसाइटी कहीं ना कहीं एक प्रकार से सोशल रिलेशनशिप्स हैं जो उसके ही मेंबर्स के थ्रू जब इंटरेक्शन होता है तब ये सारी चीज़ें फॉर्म्ड होती हैं. आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा.
अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन सोसाइटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी, हम अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारी इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे, मतलब बहुत ही डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी में, जैसा कि पता ही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी विभिन्न हैं, अनेक प्रकार से हैं। जैसा कि मल्टी एथनिक सोसाइटी देखने को मिलता है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी देखने को मिलता है, यहाँ पे मल्टी क्लास लोग एग्जिस्ट करते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी चली ही आ रही है, आपको पता ही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है कि इतने सारे रिलीजन्स हैं, उसके बाद भी हम यूनिफिकेशन शो करते हैं, यूनिफाइड नेचर शो करते हैं, ठीक है। हम कितना एकता में रहते हैं, ठीक है। इतने लोग हैं विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के, उसके साथ उसके बाद भी हम लोग एकता और संगठन को शो करते हुए भारत को रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल। और बैलेंस बिटवीन हम देखते हैं ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये जो ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी के बीच का जो बैलेंस है वो हमारे इंडियन सोसाइटी में दिखता है। कैसे? ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी। एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जो लड़की मान लीजिए गांव की है, वो दिल्ली जैसे शहर में या कोई और शहर ले लीजिएगा, वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाती है, पढ़ाई, मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वो मुखर्जी नगर जाती है या राजेंद्र नगर जो भी है, ठीक है, वहाँ पे जाती है। अब वो पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जा रही है, उसका परिवेश रहा है गांव, ठीक है। अब वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाती है। अब उसे गांव में, मैं स्पेशली गांव को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनलिज्म है और मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो हायर सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पहले मॉडर्निटी आ जाती है, ठीक है। तो गांव में ट्रेडिशनलिज्म को मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए मैं गांव के एग्जांपल लेता हूँ। खैर, इसके जो भी एग्जांपल्स होंगे वो सभी लोग एक्चुअली फॉलो करते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी की बात करें तो वो लड़की गाँव से शहर, दिल्ली जैसे शहर जाती है पढ़ाई करने, यूपीएससी की तैयारी करने। अब वहाँ पे जाती है तो अब वो गांव में पहले सलवार सूट पहना करती थी, ठीक है, सिंपल जो भी कपड़े होते हैं गांव के मोस्टली वो पहना करती थी। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भी गांव में लोग मॉडर्न हो चुके हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वो यहाँ पे पहना करती थी। फिर वहाँ पे गई तो अब वो जीन्स वेयर करने लगी। तो इस तरह से जो नए फैशन डिज़ाइंस के जो भी कपड़े आने लगे हैं, अब उन सारी चीज़ों को वो मतलब पहनने लगी है, ठीक है। और जो भी मॉडर्निटी वाली चीज़ें हैं उसे क्या करने लगी है, वो अडॉप्ट करने लगी है, अपनी सारी चीज़ों में लाने लगी है, जो उसकी दैनिक क्रिया है, ठीक। अब उसी के साथ में मान लीजिए वो सुबह में, अब उसे कोचिंग जाना है, ठीक है। अब सुबह में कोचिंग जाना है तो वो मतलब तैयार हुई, तैयार होने के बाद जीन्स पहनी, जीन्स मॉडर्निटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। जीन्स पहनी और कपड़े पहनी, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद अब वो भगवान जी के सामने जा कर के, ठीक है, वहाँ पे जा कर के उसकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए उस लड़की की शादी हो गई है, ठीक है। अगर अब उसकी शादी हो गई है तो वो जीन्स तो पहन सकती है ना, किसी भी प्रकार का रोकथाम तो है नहीं, तो जीन्स पहन सकती है। और जीन्स पहनने के बाद अब जैसे होता है कि इंडियन सोसाइटी में होता है कि अगर शादी हो गई है तो सिंदूर का बहुत महत्व हो जाता है। मैं हिंदू कस्टम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेनली। तो सिंदूर लगाने का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है हमारे यहाँ पे, तो वो सिंदूर लगाती है। उसके बाद चूड़ी थोड़ा सा पहने रहने का हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है, ठीक है। आप एक ही चूड़ी डालिए लेकिन आप पहने रहिए। और चूड़ी को जो नहीं समझ आता, बैंगल्स बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप लोग हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो वो पहनने, कंगन पहनने का वो होता है। मान लीजिए चूड़ी नहीं तो एक कंगन डाल लिए, वो तो जिनकी शादी हो गई उनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आप, वो लड़की जीन्स भी पहन रही है, वो लड़की ये सारी चीज़ें भी कर रही है, ठीक है। तो इस तरह का बैलेंस हमारे इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो यही बात थी कि ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी को लोग इंडियन सोसाइटी में लोग फॉलो कर रहे हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऐसी है हमारी कि जहाँ पे स्पिरिचुअल भी लोग हैं और मटेरियलिज्म वाले भी लोग हैं, जो मटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा उनके लिए मैटर करती है। साथ में स्पिरिचुअलिज्म भी शो करते हैं। कैसे?
मान लीजिए अगर आप सुबह सुबह किसी के मार्केट चले जाएं या अपने घर पे भी देखते होंगे, खैर मैं मार्केट की इसलिए एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए 9-10 बजे मार्केट खुलती है, तब आप जाते हैं किसी साड़ी वाले की दुकान जाते हैं या फिर किसी कपड़े वाले की दुकान जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं भी जाते हैं, तो अगर आप उस समय पहुँचते हैं कि जहाँ पे उसे देखते हैं कि वो जस्ट दुकान ओपन करता है, मान लीजिए ऐसा कोई टाइम है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब वो दुकान ओपन करता है, ठीक, आप जाइए, अगर अगर उनसे कह दीजिए कि भैया मुझे ये कपड़ा दे दीजिए, ये साड़ी दे दीजिए, ठीक है, निकाल दीजिए, वो टच नहीं करेगा अनटिल एनलेस जब तक वो पूजा ना कर ले, पाठ ना कर ले, ठीक है, जो भी धूप बत्ती होती है वो न जला ले, भगवान जी को आरती न उतार ले, ठीक है। इस तरह से जब तक वो करता नहीं है, वो मटेरियल को, मतलब जो आपका धन है, जो आप पैसे दोगे उसे, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एकदम सुबह की बात कर रहा हूँ, जब वो एकदम शुरुआत करता है, बोलता है रुक जाइए भैया पूजा कर लें उसके बाद करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है, ठीक है, कि पहले हम उठते हैं सुबह, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर है वो इंडियन सोसाइटी के फीचर्स को, ओ सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्चुअली शो करता है। तो हमारे यहाँ पे अब देखने को मिलता है मल्टी एथनिक सोसाइटी है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के एथनिक ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ही विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रकार की, मल्टी क्लास है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। और आशा करते हैं कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी एक्चुअली समझ आया होगा। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी हम डिस्कस, इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी में हम देखने जा रहे हैं कास्ट सिस्टम, रिलीजियस प्लूरलिज्म, किनशिप, मैरिज, फैमिली सिस्टम। अब हम कास्ट सिस्टम देखने जा रहे हैं। कास्ट सिस्टम में फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम पहले हम देखने जा रहे हैं। फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम में पहले तो कास्ट सिस्टम हम समझ लें एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि कास्ट सिस्टम की डिफिनीशन, अगर हम इसके बारे में बात करें, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करें, तो कास्ट सिस्टम, it can be defined as a hereditary endogamous group having a common name, common traditional occupation, common culture, relatively rigid in matter of mobility, distinctiveness of status and forming a single homogeneous community। अगर आपसे कोई कास्ट की बात करे कि कास्ट एक्चुअली क्या होता है, तो हम उसको डायरेक्टली बोलेंगे कि जो एक प्रकार से हेरिडेटरी एंडोगेमस ग्रुप है। मान लीजिए जाति की बात होती है, तो अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है तो उसे ब्राह्मण ही कहेंगे, तो हेरिडेटरी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर उसका लड़का पैदा होगा, मतलब एक जनरेशन वाइज जो चलती है ना, हेरिडेटरी अनुवांशिकता वाली जो चीज़ें होती हैं, उसका लड़का होगा तो वो ब्राह्मण ही कुल में ही होगा, उसके कर्म कैसे भी हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये जो हेरिडेटरी एंडोगेमस ग्रुप होता है, ये जिसमें एक प्रकार से कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है। अब किसी का हिंदू रीति रिवाज से नाम है तो उसके जनरेशन में जितने भी लोग होंगे वो वही नाम को फॉलो करते जाएंगे, मतलब सेम नेम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेम से सेंस आउट हो जाता है कि वो किस जाति का है, ठीक है। और कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को लोग फॉलो करते हैं, ठीक, कॉमन कल्चर को लोग फॉलो करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्टनेस ऑफ स्टेटस वो और मोबिलिटी वो उसमें बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है। और अपनी जो होमोजीनियस कम्युनिटी है उसको वो फॉर्म करते हैं। इस तरह से डिफिनीशन कास्ट की होती है, ठीक है। अब हम फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम की बात करें, तो फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम में हम देखते हैं जैसे सेगमेंटल ऑफ द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। जैसे सोसाइटी में बहुत प्रकार से सेगमेंट हैं, डिवीज़न है, तो जिसे हम समझ सकते हैं कि फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या कैसे है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो लार्जली बेस्ड ऑन कास्ट है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र, ऐसे बहुत और भी अन्य जाति के लोग हैं, ठीक। तो इस तरह से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है एक्चुअली वो कास्ट पे ही आधारित है। सो द मेंबरशिप टू ए कास्ट ग्रुप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ ऑन द बेसिस ऑफ विच पीपल आर रैंक्ड इन रिलेटिव टू अदर कास्ट ग्रुप्स। जैसा कि पता है बाई बर्थ हमने अभी बात किया कास्ट की, तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, कोई यादव कुल में जन्म लेता है तो यादव में ही रहेगा, उसकी जनरेशन उसी में चलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती जा रही हैं, ठीक है। ये फीचर्स ऑफ द इंडियन फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी में हायरार्की आ जाती है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात किया, ठीक है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ की बात आ जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि लोअर कास्ट ग्रुप्स है ना, हैड नो एक्सेस टू वेल्थ,
राइट, दे वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग टेम्पल्स एटसेट्रा, राइट। तो सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है। ये फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम्स इन इंडिया की बात करें उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। एंडोगमी की भी बात करते हैं कि जैसे जो एंडोगमी आप समझ रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, मान लीजिए मैरिज विथ इन द कास्ट, ये एंडोगमी वाली जो चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर कास्ट होता है ना, दे हैव टू मैरी विथ इन देयर कास्ट ओनली, ठीक है। लाइक इंटर कास्ट मैरिजेज आर totally prohibited in this endogamy practices of the features of the caste system, right। तो अनटचेबिलिटी भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और अगर आपने वो देखा होगा फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम में ही आता है ये क्या बोलते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग। अगर आपने टर्म सुना हो या जानते ही होंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या होता है, एक्चुअली ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन रहा है। अभी तो इसे मतलब जो एक्ट आया था प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 आई थिंक, तो इसके थ्रू इसे जो है लीगल वो बना दिया गया था, और सॉरी एबोलिश्ड कर दिया गया था। अब इसकी प्रैक्टिसेस जो भी करेगा या करवाएगा उसे कहीं ना कहीं कानून के द्वारा उसको जो भी पनिशमेंट है वो मिलेगी। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या होता था, manual scavenging eventually it's a like a caste based occupation which involves the removal of the untreated human excreta from buckets, toilets or the pit latrines, right। जो पहले देखते होंगे जो ऐसा लोग बोलते हैं खैर कि निम्न कास्ट के जो लोग होते थे वो ये सब काम करते थे। खैर हम लोग तो मॉडर्न हो चुके हैं, ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, पहले के लोग भी पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है। तो जो भी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन था, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है। और अच्छी बात तो ये है कि अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए, किसी भी प्रकार का ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जो चल रहा था ये फीचर ऑफ द कास्ट सिस्टम में ही आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लो कास्ट लोग थे, क्योंकि अब समझ रहे हो कोई SC ST की बात कर ले, जो उस समय की बात कर रहे हैं, अभी मैं किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे किसी के लिए ही, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, ये लोग एक्चुअली क्या करते थे, साफ़ सफाई और है नहीं कि टॉयलेट साफ़ करना और ये सारी चीज़ें इनका ये काम करते थे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी बाद में फिर हम वो भी देखते हैं ना कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा होता था ना कि यही लोग जो थे जब इनको मतलब कुछ दिया जाता था, एक्चुअली पैसा अनाज या कुछ भी, जब ये काम कर लेते थे तो दूर से ही देते थे, इनको खाना भी देना होता था दूर से लोग देते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी उसे बाद में एकदम कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर दिया गया, अबोलिस्ट कर दिया गया, और जो एक्ट लाया एम्प्लॉयमेंट और मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, उसके थ्रू इन सारी प्रैक्टिसेस को एकदम अबोलिस्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम में हम बात कर सकते हैं। अब चेंजेस की बात करें कि कास्ट सिस्टम में चेंजेस कैसे से देखने को मिले हैं, तो चेंजेस की बात करें कास्ट सिस्टम में एक्चुअली, तो हम देखते हैं कि जो ट्रेंड है ना इंटर कास्ट मैरिजेस का, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चेंज इन द कास्ट सिस्टम में। अब देखो इंटर कास्ट मैरिजेस आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई हैं, सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। तो जो चेंज है कास्ट सिस्टम में एक्चुअली वो इंटर कास्ट मैरिजेस से भी आने लगे हैं। पहले लोग क्या थे कि एंडोगमी जो होती थी, मतलब विद इन देयर कास्ट ओनली दे आर एक्चुअली अलाउड टू मैरी, ठीक। तो उस तरह वाले जो चीज़ थे अभी हट गई हैं। अभी ठीक है, कोई हिंदू है मुस्लिम के साथ भी शादी हो जा रही है। हायर सोसाइटी में बात करें बॉम्बे में तो मोस्टली देख ही रहे हैं हम, बॉलीवुड वाला जो केस है या कुछ भी है तो ऐसा हो रहा है। कोई मुस्लिम है हिंदू के यहाँ भी शादी हो रही है, कोई क्रिश्चियन है किसी से कर रहे हैं शादी, ठीक। तो इस तरह से जो है इंटरकास्ट मैरिजेस आज के टाइम पे वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम में चेंज को दर्शाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो ऑर्थोडॉक्सी था उसके चैलेंजेस पे भी बात कर लेते हैं। ऑर्थोडॉक्सी मतलब क्या था कि जो चीज़ें किसी एक ही चीज़ में हो सकती है, मान लीजिए जैसे मतलब हिंदू की शादी केवल हिंदू में हो सकती थी, ठीक है। इस तरह की जो परंपराएं थी पुरानी, तो उन सारी चीज़ों में भी आजकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। आजकल लोग उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम न्यू फूड हैबिट्स की बात कर लेते हैं। तो चेंजेस इन कास्ट सिस्टम में क्या हो गया
जैसे कि हम बात करें तो हिंदू रिलीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे मीट मांस बीफ ये सारी चीज़ें खाना एकदम टोटली प्रोहिबिटेड होता है हमारी सोसाइटी में। लेकिन लोग आज के टाइम पे खा रहे हैं, तो जिस तरह की फूड हैबिट्स होती जा रहे हैं उसके थ्रू ये कास्ट सिस्टम में एक्चुअली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें ये ज़रूरत है इसलिए मैं इस कास्ट को नहीं मानता हूँ, ये है वह करके जो भी है, तो ये एक प्रकार से पॉइंट लिखे जा सकते हैं। ऑक्यूपेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पोजीशन ऑफ द लोअर कास्ट में। तो अब जो चेंज आया इसमें देखने को मिलता है वो इस तरह से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्टिंग द चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। अब उस फैक्टर के बात कर लेते हैं बारे में जो एक्चुअली चेंज कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, ठीक है। अभी तो हमने देखा कास्ट सिस्टम में क्या चेंज था, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली रोल प्ले कर रहे हैं इन द चेंज ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि संस्कृताइजेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। संस्कृताइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इज द मोबिलिटी कंसर्न्ड विद द पोजिशनल चेंज इन द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम में एक पोजिशनल चेंज होता है, ठीक है, जैसा सरनेम की बात होती है, तो अभी मोस्टली जो लोग सिंह लगाते हैं, ठीक है, मोस्टली मैं बात करूँ तो जो लोग सिंह लगाते हैं वो जनरली ठाकुर लोग होते हैं, ठीक है। जो छत्री लोग हैं वो सिंह लगाते हैं, ठीक। राजपूत लोग भी आ जाते हैं उसी में। लेकिन आज के टाइम पे देखा गया है जो कुछ लोग यादव हैं, कुछ लोग ऐसे और भी अन्य जाति के हैं, वो लोग भी अपने नाम के आगे सिंह लगा लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, उनके जो कास्ट सिस्टम में पोजिशनल चेंज आता है, जो रिस्पेक्ट वो गेन करते हैं, ठीक है, वो संस्कृताइजेशन ही कहलाती है, ठीक। तो इस तरह की जो प्रोसेस है, ये पूरी मोबिलिटी जो है उसको ही संस्कृताइजेशन हम बोलते हैं। आप देखते भी होंगे कि आपका जो दोस्त है, हमारे जो मित्र हैं कुछ, वो एक्चुअली वो छत्री नहीं है लेकिन उनके नाम में सिंह लगा हुआ है, तो ये संस्कृताइजेशन का ही एक वो है, ठीक है। इससे क्या होता है, बाई चेंजिंग द कस्टम्स एंड रिचुअल्स सच एज अडोप्टिंग वेजिटेरियनिज्म एंड पीपल बिलोंगिंग टू द लो कास्ट आर क्लेमिंग अ हायर पोजिशन इन द कास्ट हायरार्की। जो हमने बात ऊपर की है कि इस तरह से जो लो कास्ट से लोग होते हैं वो हायर पोजीशन को जब अटेंड कर लेते हैं, मतलब चेंज करके ऐसे शो करते हैं, तो वो कास्ट हायरार्की में भी आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन का। वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण, मतलब जो आप समझ रहे होंगे जो वेस्ट का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, उससे भी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। क्योंकि ड्यू टू द चेंजेस इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन, फूड्स हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल ऑफ फिटिंग, मैनर्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम उनके इन्फ्लुएंस से ही समझ पाए हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है वो हमारे कास्ट सिस्टम में एक्चुअली चेंज को दर्शाता है। क्योंकि हम देखते हैं आज के टाइम पे हमारी फूड हैबिट्स बदल गई हैं। पहले हाथ से आराम से खा लेते थे, अभी तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ऐसे खाने हैं कि एक्चुअली चम्मच कैसे पकड़ के खाना है लोग को यही नहीं पता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे ऐसे नहीं खाते हैं तो आप मतलब लोग आपको देख करके हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वेस्टर्नाइजेशन का ही इन्फ्लुएंस है, ठीक है। स्टाइल ऑफ ईटिंग पूरी की पूरी बदल गई है। और देखते हैं ड्रेसिंग सेंस ही, मतलब अब क्या ही बोलें, कुछ ज़्यादा ही ड्रेसिंग सेंस का वो हो चुका है, वेस्टर्नाइजेशन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और फिर जावेद जी का हम एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, खैर। तो इस तरह की चीज़ें हम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोसेस एक्चुअली विच प्राइमरली रिलाइज ऑन द साइंटिफिक आउटलुक, रेशनल एटीट्यूड्स, हाई सोशल मोबिलिटीज़, mass mobilization and specialization in the work. It has made caste system more flexible. मॉडर्नाइजेशन आने से क्या हुआ, अभी लोगों के पास साइंटिफिक आउटलुक हो गया है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोलता है, ठीक है, एच वाला जो पार्ट है वो, तो वो भी बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड आउटलुक को डेवलप करने की बात होती है वहाँ पे। तो साइंटिफिक आउटलुक लोगों का आ गया, नज़रिया बदल चुका है, अभी उनका एटीट्यूड रेशनल हो गया है, ठीक है। अब वो तार्किक हो गए हैं, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मान ले रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं, फैक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं कास्ट सिस्टम में चेंज को, ये उसमें से मॉडर्नाइजेशन भी एक पॉइंट हो जाता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो जैसा कि पता है जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन एक्चुअली प्रोवाइडेड इन द पंचायती राज सिस्टम हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर द लोअर कास्ट टू इम्पार्ट देमसेल्व्स। तो जिस तरह का रिजर्वेशन उनको मिला हुआ है उससे क्या होता है, उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आएँ, रोल प्ले करें अपना डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, डायरेक्ट अपना
जो भी होता नहीं कि मान लीजिए कि निम्न कास्ट के लोग आज जो हैं, अगर वो आगे आते हैं तो क्या होगा, उनका भी सोशल एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से उनकी भी जो है इकोनॉमिक कंडीशन, फिनेंशियल कंडीशंस आगे आगे आएंगी और बढ़ेंगी, वो भी एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसके थ्रू रिजर्वेशन मिलता है, वो एक्चुअली जो सिटीजन्स हैं उनको एम्पावर भी करता है। इस तरह से चेंजेस जो हैं कास्ट सिस्टम में, उस चीज़ को भी ये फैक्टर शो करता है। और कास्ट एंड पॉलिटिक्स आप देख ही रहे हो, और लेजिस्लेटिव मेजर्स भी कुछ मायने रखते हैं। ठीक है, अब हम रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे पता है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है। मेनली यही चीज़ के बारे में ये बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं इंडिया में एक्चुअली। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं इंडिया में, वो उनके बारे में हम देख लिए कि हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है। एक्चुअली ये इंडिया से ही निकले हुए हैं ना, तो ये ऐसे हैं। ठीक है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म, ये सारी चीज़ें जो है, ये जितने भी फेमस वर्ल्ड के रिलीजन्स हुए हैं, ये हमारे यहाँ से ही निकले हुए हैं। ठीक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही निकले हुए हैं। अब हम बात करते हैं किनशिप का। किनशिप एक्चुअली ये उस रिलेशनशिप को बोलते हैं जो ब्लड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो एक प्रकार से फैमिली रिलेशनशिप बोल लीजिए, किनशिप। ठीक है, तो फैमिली रिलेशनशिप में जो किनशिप होता है, किनशिप एक्चुअली अ सिस्टम which refers to a set of a person recognized as relatives either by virtues of a blood relationships or by virtues of the marriage relationship। kinship जो एक रिश्ता कहलाता है ना, रिश्तेदार मान लीजिए, वो या तो आपके ब्लड रिलेशनशिप से हो सकते हैं या फिर मैरिज रिलेशनशिप से हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके रिश्तेदार जो होते हैं, जब मान लीजिए जब बहन की शादी होती है, ठीक है, तो बहन की जहाँ पे शादी हो रही है, तो वहाँ जब बहन की शादी होती है तो वहाँ पे आपकी रिश्तेदारी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो जब वो रिश्तेदारी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं मैरिज के थ्रू जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, वो किनशिप कहला रहा है। अब आपका रिलेशनशिप्स हो गए वहाँ पे। अब आपकी बहन है तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन है आपका वहाँ पे, लेकिन उनके परिवार से जो वो लोग हैं उनसे आपका मैरिज रिलेशनशिप हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें किनशिप कहलाती हैं। और टाइप्स ऑफ किनशिप की बात करें तो दो प्रकार से, मतलब किनशिप दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला होता है एफिनल किनशिप, दूसरा होता है क्या लिखा हुआ है, कंसंजीनियस किनशिप। ठीक है, एफिनल किनशिप की बात करें तो इसमें जो जो बॉन्ड ऑफ मैरिज होता है एक्चुअली, ठीक है, वही कहलाता है एफिनल किनशिप। बिकॉज व्हेन अ पर्सन मैरीज ही एक्चुअली एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप्स not only with the girl whom he marries actually, but also with the number of other peoples in the girl's families and vice versa। जैसे कि अभी हमने बात किया एफिनल किनशिप में एक्चुअली हमने बात की थी वो मैरिज रिलेशनशिप्स वाली। तो इसी तरह से जो एफिनल किनशिप होता है वो बॉन्ड कहीं ना कहीं एक मैरिज का बॉन्ड होता है, जहाँ पे वो एफिनल किनशिप कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्ड होता है ना कि उस मतलब मेरी बहन से, मैंने एग्जांपल दिया था, वो मेरी बहन से मेरा बॉन्ड अकेले नहीं होता है, उसके फैमिली में जितने भी लोग होंगे उनसे भी मेरा जो बॉन्ड बनता है, जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, उस चीज़ को हम एफिनल किनशिप बोलते हैं। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, द बॉन्ड ऑफ ब्लड एक्चुअली इज कॉल्ड द कंसंजीनियस किनशिप। ठीक, अब ये चीज़ जो ब्लड वाला रिलेशन होता है वो चीज़ कहलाता है कंसंजीनियस किनशिप। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैरिज की। अब मैरिज की बात करते हैं, जैसा कि पता है कि मैरिज इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ सोशली अप्रूव्ड एंड सैंक्शनड बाय द कस्टम्स एंड लॉज। देखिए, मैरिज की एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हमें जब भी लिखना होगा तो हम लिखेंगे इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसके द्वारा ये अप्रूव की जाती हैं, ये हमारे समाज के द्वारा ही मान्यता दी जाती है कि मैरिज हो रही है, शादी हो रही है। लेकिन जो कस्टम्स एंड लॉज हैं उसके द्वारा इस सारी चीज़ों को अप्रूव किया जाता है, जो सोशली अप्रूव किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आजकल देखने को मिलता है कि आप अकेले में शादी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके नज़रिए में वो शादी है, लेकिन जो हमारा ये मैरिज को केवल ऐसा नहीं कि दो लोगों में ही शादी हो जाए बस हो गई शादी। ठीक है, आपका मानना है, आप कर सकते हैं ऐसा, यू हैव फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो एक्चुअली मैरिज है वो एक प्रकार से सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, जो एक्चुअली सोशली अप्रूव्ड होता है और सेंशनड होता है
बाय द कस्टम्स एंड लॉज, जो कुछ उसके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, कुछ उसके कानून हैं सोसाइटी का, तो उसके थ्रू ही ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं. इट इज़ एक्चुअली आल्सो अ सेट अप कल्चरल मैकेनिज्म विच इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली. इट इज़ मोर और लेस यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम मैरिज के बारे में बात कर लेते हैं, बात कर चुके हैं. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज की बात करें तो जैसा कि मैरिज के अंतर्गत स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज की बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि चेंज इन द एम एंड पर्पज़ ऑफ द मैरिज, उसमें देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज होता है कि धर्म. ठीक है, तो धर्म या फिर उसकी जो ड्यूटीज़ होती है, स्पेशली जो हिंदूज़ के बीच की बात कर रहे हैं, जैसे कि आज हम देखते हैं टुडे like the modern objective of the marriage is more relatable to the lifelong compassionship, right? एंड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, वो वाली सारी चीज़ हम देखने को मिलता है यहाँ पे. चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैरिज भी हमें देखने को मिलता है. चेंज द एज ऑफ द मैरिज अभी देखने को मिल रहा है. जो चेंजेस दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, उसमें अभी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हम बात करने लगे हैं कि लड़कियों की एज 21 होनी चाहिए, सॉरी 18 होनी चाहिए, लड़कों की 21 होनी चाहिए. पहले ऐसा नहीं होता था. लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से और आज के टाइम पे ही देखने को मिलता है कि डाइवोर्स में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और ये सारी चीज़ें. तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस हैं मैरिज के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं. फैमिली सिस्टम की बात करें तो फैमिली इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी. जैसा कि हमने पहले भी बात की थी जब शुरुआत की थी, तो कहीं ना कहीं एक यूनिट है सोसाइटी की. ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट सोशल इन्वायरमेंट टू विच द चाइल्ड इज एक्सपोज्ड. जब बच्चा जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं से उसका सबसे पहला इन्वायरमेंट उसकी फैमिली होती है. ठीक है, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो सीखता है अपनी फैमिली से सीखता है, फिर बाहर जाता है सोसाइटी से सीखता है. इस तरह की चीज़ें जो है फैमिली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली की बात कर लें थोड़ा सा. तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो फैमिली होती है ये बेसिक यूनिट होती है. ठीक है, डिफिनिट होती है, एंड्योरिंग ग्रुप होता है इसमें. फैमिली आल्सो कैन बी अ लार्ज इन साइज. ठीक है, ये भी हो सकता है, छोटे या बड़े हो सकते हैं फैमिली. और हम देखने को मिलता है वो वाली न्यूक्लियर फैमिली हमें देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी में. ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत देखने को मिलती है. एक्चुअली फंक्शन की बात करेंगे फैमिली के तो इसके प्राइमरी फंक्शंस में जैसा कि प्रोडक्शन रेयरिंग ऑफ द चाइल्ड की बात कर लो, या वो बोलते हैं ना कि एक्चुअली एक प्रकार से सोशल कंट्रोल को ये डील करते हैं. जो भी फैमिली का फंक्शन होता है, ठीक है, स्टेटस को ये एस्क्राइब करते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं से इनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है. प्राइमरी फंक्शन की बात करें और सेकेंडरी फंक्शन में फैमिली का एक्चुअली रोल क्या आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि एजुकेशनल फंक्शंस की बात करें, रिलीजियस फंक्शन की बात करें और रिक्रिएशनल फंक्शंस की बात करें, जैसे कि इंडोर गेम्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है, रीडिंग्स हैं. ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा इसके बारे में फैमिली सिस्टम के बारे में इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो वैसे भी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है समझाने के प्रयास से, और ये पूरा का पूरा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी यहाँ पे ये पूरा समाप्त होता है. और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा. आप प्लीज़ ये पूरा लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन उठाइएगा जो PYQs आए हैं. इससे मतलब जो भी इंडियन सोसाइटी के फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू गाइस.